आज का दिन 5 अगस्त हम दोबारा एक कश्मीर सॉलिडारिटी डे मनाने जा रहे हैं। और जैसे मैंने पहली वीडियो में भी जिक्र किया था आपसे कि हम बहुत सारे ऐसे दिन कश्मीर के लिए सॉलिडारिटी, उनके लिए यकजहती के लिए मनाते हैं, लेकिन आज तक पिछले 72-73 साल में इसका रिज़ल्ट कुछ ख़ास नहीं निकला, बल्कि मैं कहूँगा कि इसकी डेवलपमेंट नेगेटिव रही है। और वो इस तरह के देखें आप, सन 2019 में 5 अगस्त को, इसी दिन 2 साल पहले, इंडिया ने आर्टिकल 370 और 35A को रिवोक कर दिया, उसको हटा दिया। तो आज मैं जल्दी से ये समझाने की कोशिश करूंगा कि आज से 2 साल पहले 5 अगस्त 2019 को इंडिया ने आखिर किया क्या था। वो जो आर्टिकल 370 और 35A हम सुनते हैं, आखिर वो है क्या, और उसमें किस किस्म के कश्मीरियों के हकूक़ जो हैं वो सल्ब किए गए हैं। देखें, आर्टिकल 370 और 35A कश्मीर को ये राइट देता था कि जो कश्मीरी लोग हैं वहाँ के, वो कश्मीर की बहुत सारी चीज़ों का फ़ैसला ख़ुद से करेंगे। और दूसरा, कश्मीर की डेमोग्राफी चेंज नहीं की जाएगी, यानी वहाँ पे कश्मीर से बाहर से आके, इंडिया से आके लोग ज़मीन नहीं खरीद सकते, प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते, बिजनेसेस नहीं खरीद सकते। इससे एटलीस्ट जब तक उनको आज़ादी नहीं मिलती है, जब तक उनको हक़ के खुद इरादियत नहीं मिलता कश्मीरियों को, मकबूजा कश्मीरियों को, तब तक कम अज़ कम उनकी स्टेटस को चेंज नहीं किया जाएगा। लेकिन यूनिलैटरली 2 साल पहले इंडिया ने जो हरकत की, वो पूरी दुनिया में हमने शोर मचाया, कुछ हमारे दोस्त ममालिक ने भी शोर मचाया, लेकिन 4-5-6 ममालिक से ज़्यादा किसी ने हमारा साथ नहीं दिया। मैं बार बार वीडियोस में आप लोगों को ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि जो ग्लोबल अलायंसेज हैं और जो दुनिया में ममालिक के फ़ैसले होते हैं, वो फ़ैसले जज्बात पर नहीं होते, वो फ़ैसले इकोनॉमिक बेनिफिट्स पे होते हैं। मैं आपको दोबारा थोड़े से नंबर्स दूंगा ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो कि क्यों हम इस पोजीशन में हैं और क्यों इंडिया अपनी मनमानी कर रहा है और कर सकता है। आपको अच्छी तरह पता है कि 2 साल से वहाँ पे जो हालात हैं, वहाँ पे किसी किस्म के इंटरनेशनल मीडिया को एक्सेस नहीं है। हालात इतने बुरे हैं कि कश्मीर, मकबूजा कश्मीर के हालात शायद इस वक्त फ़लस्तीन के हालात से भी ज़्यादा बुरे हैं, क्योंकि फ़लस्तीन में भी एटलीस्ट इसराइल बहुत सारे इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल मीडियाज़ को थोड़ी बहुत एक्सेस देता है ताकि वो आएँ, वीडियोस बनाएं, थोड़ा बहुत ग्राउंड रियलिटी समझ सकें। लेकिन चूंकि वो इतने बड़े बदमाश हैं, उनको डर नहीं है, फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इंडिया तो इससे भी एक हद आगे जा चुका है। इंडिया हमेशा इसराइल के प्लान्स को ही कॉपी करता है, उनके ही सारे मेथड्स को कॉपी करता है, पर उन्होंने इस हद तक हठधर्मी की है कि उन लोगों ने अभी तक किसी इंटरनेशनल मीडिया को, किसी इंटरनेशनल आउटलेट को, किसी जर्नलिस्ट को वहाँ पे एक्सेस ही नहीं दी। वो तो छोड़े, अपने सियासतदानों को, अपनी ऑपोजिशन को भी एक्सेस नहीं दी। तो आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि वहाँ पे कौन कौन से मुजालिम ढाए जा रहे होंगे, जिनके बारे में हमें या दुनिया को कुछ भी नहीं पता। पर क्वेश्चन ये है कि दुनिया खामोश क्यों है। अब मैं दोबारा उस पॉइंट की तरफ आता हूँ जो आपको समझाया था कि दुनिया बेनिफिट्स पे चलती है, इकोनॉमिक बेनिफिट्स पे। अब कुछ नंबर्स आपसे शेयर करता हूँ कि 5वां नंबर है इस वक्त इंडिया का वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमीज़ में, 5वां नंबर। और सन 2028 तक ही, सिर्फ आज से 7.5-8 साल बाद, इंडिया दुनिया की तीसरी लार्जेस्ट इकोनॉमी होगी, चाइना और अमेरिका के बाद। 1.4 बिलियन के करीब लोग वहाँ पे होंगे जिनको जिस मार्केट को एक्सेस मिलेगी पूरी दुनिया को। तमाम तर मुजालिम के बावजूद पूरी दुनिया ना सिर्फ खामोश है, बल्कि वो इनडायरेक्टली इंडिया का साथ दे रही है। अब आप खुद सोचें कि आज से सिर्फ 4-5 साल पहले तक, जब मोदी प्राइम मिनिस्टर नहीं बना था, तब मोदी टेररिस्ट की लिस्ट में शामिल था अमेरिका की, और अमेरिका में उसके लिए नो एंट्री थी। और आज वो अमेरिका का बेस्ट फ्रेंड है। ये इतनी जल्दी अलायंस कैसे बदली? हमने 40 साल अमेरिका का साथ दिया अफ़गानिस्तान की जंग में, सोवियत यूनियन को हराने में। आज हम उनके दुश्मन बन गए क्योंकि हम लोगों ने नो मोर कह दिया और एब्सोल्युटली नॉट कह दिया। तो यही मेरा कहने का मकसद था कि ये अलायंसेस जो होते हैं, ये टेम्प्रेरी होते हैं। कोई आपका बेस्ट फ्रेंड नहीं होता, कोई आपका दुश्मन नहीं होता, सब अपने इंटरेस्ट देखते हैं। अब हम इसको चेंज करने के लिए क्या कर सकते हैं? जहाँ इंडिया इस वक्त 5वीं लार्जेस्ट इकॉनमी है, वहाँ हमारा 41वां नंबर है। नाइजीरिया 25वीं लार्जेस्ट इकॉनमी है दुनिया की, यानी हम 41 पे हैं और वो 25 पे हैं। तो आप ये ग्लोबल पर्सपेक्टिव के अंदर आपकी बात को कोई सीरियस लेता ही नहीं है, आपकी बात को कोई वक़्त देता ही नहीं। अगर हम लोग एक न्यूक्लियर पावर ना होते तो शायद हम लोगों को कोई किसी किस्म की लिफ्ट ना कराता। तो अपनी पोजीशन को हम किस तरह मुस्तहकम कर सकते हैं, और एज अ कौम हम किस तरीके से अपनी गवर्नमेंट्स का साथ दे सकते हैं ताकि हमारा ये जो इशू है कश्मीर का, मकबूजा कश्मीर का, ये हल होने की तरफ कम से कम जाए।
इसके लिए देखें कोई और हल नहीं है माँ सिवाय इसके कि हम अपने मुल्क को स्टेबल करें, सेफ करें और इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करें। अब वो कैसे मुमकिन है? वो इस तरह मुमकिन है कि देखें, हम लोगों को टैक्सेस देना पड़ेंगे, हम लोगों को करप्शन पे कंट्रोल करना पड़ेगा, हम लोगों को अपनी छोटी छोटी आदत बदलनी पड़ेंगी। डायलॉग्स से आज तक ना कोई मामला हल हुआ है ना कभी होगा। अगर ये होता तो 73 साल के अंदर हम कुछ ना कुछ अचीव कर चुके होते, लेकिन अचीव करने के बजाय हमने उल्टा, जैसे मैं कह रहा हूँ कि हमारी जो डेवलपमेंट है वो नेगेटिव रही है। हम लोगों के हाथ से आहिस्ता आहिस्ता मकबूजा कश्मीर वो इशू तकरीबन लूज़ हो रहा। तो इन मामलात को दुरुस्त करने के लिए हम लोगों को एक स्ट्रॉन्गर कौम के तौर पे, एक मुत्तहिद कौम के तौर पे सामने आना पड़ेगा। हमारा जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो अभी 5वें नंबर पे है, और आज से 7-8 साल बाद वो अगर तीसरे नंबर पे आ जाएगा तो वो हमारे साथ क्या करेगा, तो थोड़ा सा सोचिए। अगर हम लोग अपने स्टेटस को में से ना निकल सके और हम यही कोई 35वें, 36वें, 37वें नंबर पे ही रहे इकोनॉमी में, तो किसी को भी इंटरनेशनली हमें हमारे साथ बिजनेस या ट्रेड करने में कोई ख़ास इंटरेस्ट दिखाई नहीं देगा। तो ऑब्वियसली वो हमारी बात कभी नहीं सुनेंगे और वो ना ही कभी भी कश्मीर का एजेंडा इंटरनेशनल फोरम पे आने देंगे। तमाम यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशंस का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इंडिया अपनी मनमानी कर रहा है और उसकी तमाम सपोर्ट वेस्ट कर रहा है, ख़ासतौर पर इसराइल और अमेरिका और इंग्लैंड। इस वक्त इंडिया इंग्लैंड से भी बड़ी इकॉनमी बन चुका है, तो ऑब्वियसली अब वो इंग्लैंड को भी आंखें दिखाता है। तो हमारे लिए अब बहुत ज़रूरी हो चुका है कि हम अपनी आंखें खोलें, इस मामले को समझने की कोशिश करें। सॉलिडेरिटी डे आफ्टर सॉलिडेरिटी डे मनाने से कुछ हल नहीं होगा। इसका वाहिद हल ये है, अगर हम वाकई ही मकबूजा कश्मीर के मजालिम के ख़िलाफ़ कुछ प्रैक्टिकल करना चाहते हैं, तो हमें बहसीयत कौम अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा, टैक्सेस देने पड़ेंगे, करप्शन बंद करनी पड़ेगी, इन जो हमारा मज़हब हमें सिखाता है उसके मुताबिक चलना पड़ेगा, मिलावट करना बंद करनी पड़ेगी, और इस तरह की छोटी मोटी 2 नंबरियाँ और हेरा फेरियों से बाज आना पड़ेगा। सो ये कोई ऐसा कोई मैं कोई आइंस्टाइन का फार्मूला या कोई मैं रॉकेट साइंस नहीं बता रहा। जितनी कौमों ने भी तरक्की की है इसी तरीके से की है। अब सोचे, डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, सिंगापुर, ताइवान, थाईलैंड, ये छोटे छोटे ममालिक हमारे से कहीं बड़े हैं इकोनॉमी में। इन ममालिक की आबादी 40-50 लाख से ज़्यादा नहीं है, लेकिन इनकी इकोनॉमी हमसे 2-3 गुना है। तो हम लोगों को अफसोस करना चाहिए इस बात पर और सोचना चाहिए कि अपनी इस्लाह करें और इन चीज़ों से सीखें, इन ममालिक से सीखें, अपने पैरों पर खड़े हों, ताकि लोगों को ये इंटरेस्ट हो कि पाकिस्तान के साथ ट्रेड करना एक बेनिफिशियल काम है, एक मुफीद काम है, और फिर वो हमारी बात भी सुनेंगे और फिर ये चीज़ें इंटरनेशनल एजेंडा पे भी आएंगी, डिस्कस भी होंगी और सोल्यूशन की तरफ भी जाएंगी। तो काइंडली इसके बारे में सोचिएगा। थैंक यू सो मच।